हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का जो हम लोग एक नया सेशन शुरू करने वाले हैं, उस सेशन का नाम देखकर ही आप समझ रहे हो कि नाम ही बहुत ही खतरनाक है। जी हाँ, महासंग्राम। किसके लिए महासंग्राम? तो विद्यार्थियों के लिए। किन परीक्षाओं के लिए? तो सभी परीक्षाओं के लिए। जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि अभी वर्तमान में बहुत सारा परीक्षा का जो वैकेंसी आ चुका है, जैसे कि आपका बीएसएससी है ना, बिहार सचिवालय, ठीक है, इंटर लेवल। और उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद आपका आएगा कौन सा एग्जाम? तो आपका एसएससी जीडी। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बार सीएचएसएल के मेंस देने वाले हैं। तो इन सभी परीक्षाओं का एक ही निचोड़ होगा। और साथ में कुछ दिनों बाद रेलवे की भी बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी। तो इन सभी परीक्षाओं का एक निचोड़, और उस बैच का नाम क्या है? महासंग्राम बैच। जी हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है और मैंने यहाँ लगाया भी है कि टारगेट फॉर एसएससी जीडी। भले ही मैं इसको टारगेट कर रहा हूं, लेकिन मैंने इसमें जो प्रश्नों का स्टैंडर्ड मैंने सेट किया है, जो लेवल मैंने सेट किया है, वो आपका बीएसएससी में भी आपका बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। और साथ ही आप जो भी आगे आगे एसएससी का भी सीएचएसएल का भी जो मेंस दोगे, उसके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें क्या है, किस तरह से? तो इसमें देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, ठीक है। इसमें मैंने 20 क्वेश्चन का एक कलेक्शन लाया है, जिसमें आपका कुछ अरिथमेटिक मैथ का क्वेश्चन है और कुछ जो है आपका एडवांस मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक ना। तो देखो, इसमें एक एक करके मैं पहले प्रश्न को दे आता हूं, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है? बेसिक सा प्रश्न है कि आपका कह रहा है कि एक 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को ढकने के लिए, ठीक है, कैसे चाहिए? तो 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली कुल कितने टाइल्स होगा? तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें मैं मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर आया हूं, मतलब सारे चैप्टर मिला के प्रैक्टिस सेशन जैसे आप लोग करते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो, तो बिल्कुल उसी तरह का है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपका कौन सा चैप्टर है? तो मेंसुरेशन में भी कभी कभी यही मिलता है, और आपका एलसीएम और एचसीएफ में भी मिलता है। तो देखो प्रश्न क्या कर रहा है, टाइल्सों की संख्या। और आप में से जो भी बच्चे पढ़े हो तो जानते हो इसका फॉर्मूला क्या होता है ना। आप जानते हो, पढ़े हो क्या? तो हम लोग जानते हैं कि टाइल्सों की संख्या, ठीक ना, टाइल्सों की संख्या, इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो इसका एक बेसिक सा छोटा सा फॉर्मूला होता है, क्या? तो जिसमें लगाना हो उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो जिसमें लगाना हो उसका क्षेत्रफल, ठीक है, जिसमें लगाना हो, ठीक है, जिसमें लगाना हो उसके क्षेत्रफल को हम लोग किससे भागा देते हैं? तो हम लोग भाग देते हैं एक टाइल्स के क्षेत्रफल से, ठीक है। किससे? तो एक टाइल्स के क्षेत्रफल से। अब आप देखो, इसमें दो तरह का प्रश्न बेसिकली पूछता है। एक कैसा प्रश्न पूछता है कि जो लगाना है वो आपका, तो आपका आयताकार शेप में है, लेकिन टाइल्स जो है कभी कभी आपका रेक्टेंगल, ठीक है, मतलब आयत के शेप में रहेगा, और कभी कभी आपका स्क्वायर यानी वर्ग के शेप में रहेगा। तो यहाँ पर देखो प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े, मतलब जिसमें लगाना हो वो आपका किस शेप का है? तो वो आपका देखकर समझ में आ रहा है कि ये 8 मीटर है और ये 6 मीटर है, मतलब रेक्टेंगल के शेप में है ना। तो बहुत आसान है। लेकिन आपका यहाँ पर कह रहा है कि जो टाइल्स लगाना हो वो कैसा है? तो कह रहा है कि 4 डेसीमीटर वर्ग, यानी वर्ग का मतलब क्या? स्क्वायर के रूप में है। तो बहुत ही इजी है, ठीक है। तो आपका जो लगाना हो रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है? L इंटू बी। तो यहाँ पर क्या होगा? 8 इंटू 6। लेकिन ये किस में है? तो ये आपका मीटर में है। लेकिन आपका यहाँ जो टाइल्स है, ठीक है, इसमें जो ढकने के लिए टाइल्स यूज किया गया है वो क्या है? तो वो आपका 4 डेसीमीटर है। तो एक देखो, शब्द हमेशा हम बच्चों को कंफ्यूज करता है, एक डेसीमीटर, ठीक है, यहाँ पर डेसीमीटर का ही चर्चा है, यहाँ पर डेसीमीटर का चर्चा है, ठीक है। और एक शब्द आता है डेकामीटर, ठीक है, कौन सा? डेकामीटर। तो देखो, डेसीमीटर जो होता है, इसके आप लोग, एक में क्या होता है कि किसी एक में 10 से गुना होता है, ठीक है, और किसी एक में 10 से क्या होता है? भाग होता है। अब किसमें क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। देखो आप कैसे याद रखोगे, डे सी मतलब, और डे का, तो एक होता है ना लड़की और एक होता है लड़का। तो लड़की, लड़की जो होती है वो कमजोर होती है, ठीक है, छोटा मान होता है। आप ऐसे याद रखो कि लड़की थोड़ा छोटी होती है हाइट उट में, तो छोटा वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? भागा दे देंगे। और लड़का, लड़का थोड़ा बड़ा होता है, स्ट्रांग होता है।
तो बड़ा मान निकालने के लिए क्या करेंगे, गुना कर देंगे, और दोनों में 10 से किसी में गुना होता है, किसी में भागा होता है, तो लड़की छोटा भाग यानी छोटा मान निकालने के लिए भागा दे देंगे, किससे, 10 से। तो आपका यहाँ पर इसका क्या था, एक टाइल्स का क्षेत्रफल, और यहाँ पर ये किस रूप में है, वर्ग का। तो आप बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 इंटू 4, और इसके नीचे भी 10 आएगा, इसके भी नीचे 10 आएगा, तो ऊपर में आपका 10 इंटू 10 ऊपर में चले जाएगा। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, इजिली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, कि आपका इससे काटोगे कितना बार में, तो 2 टाइम्स में कट जाएगा। और आप काट सकते हो इससे 4 से इसको कितना बार में, तो 25 बार में, है ना। अब आपका आंसर क्या होगा, 25 गुने 6 तो 150, और इंटू 2 यानी कितना, तो 300 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, हम इन प्रश्नों को आसानी से इजिली बहुत आसान तरीके से बना सकते थे। तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर लंबाई के भुजाओं वाले त्रिभुज, जी हाँ एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल किस शेप में है, तो आप मान देखकर ही पकड़ पा रहे हो, 12 16 20, मतलब आपका ये ट्रिपलेट वैल्यू है ना, मतलब आपका जो त्रिभुज है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, ये कितना 16, ये 12, और हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सबसे सामने वाला जो भुजा होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसे हम लोग कर्ण यानी एच से डिनोट करते हैं, है ना। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, तो हम लोग कर्ण से, ठीक है, तो यहाँ एच से डिनोट करते हैं, ठीक है, मान लेंगे। अब क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि इसमें लंब केंद्र को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है, और पड़ी केंद्र को क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। तो कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी, तो देखो इसमें बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में, देखो जब कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल हो तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, तो आपका ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब केंद्र बोलते हैं। आप याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो लंब केंद्र बोलते हैं, ठीक है। और आपका जो पड़ी केंद्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, ठीक है, यानी हाइपोटेनस का मिड पॉइंट, इसको ये क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, ठीक है, मध्य बिंदु जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु। तो ये कहाँ पे होता है, तो ये आपका जो होता है वो कर्ण का कहाँ होता है, तो मध्य बिंदु होता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच के दूरी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, परिवृत्त की त्रिज्या। और हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है, यानी ये जो आर होती है, ये इसके कर्ण का क्या होता है, आधा होता है, ठीक है, किसका आधा, तो कर्ण का आधा, ठीक है, तो कर्ण का आधा। और यही जो दूरी होती है, वो किसके किसके बीच होती है, तो यहाँ पर होता है सरकम सेंटर, ठीक है, कौन सा, सरकम सेंटर, मतलब क्या, तो आप बोल सकते हो पड़ी केंद्र। और यहाँ पर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर, ठीक है, मतलब आपका लंब केंद्र। तो इसके बीच की दूरी को हम लोग समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो किसके बराबर होती है, तो कर्ण के आधा के बराबर। यानी देखो क्वेश्चन, जिन बच्चों को ये कंसेप्ट पता था उनको पेन भी नहीं उठाते, वो बोलते कि जो बीच की दूरी जो कहलाती है वो किसके बराबर, तो वो आर के बराबर, और आर बराबर क्या होता है, h/2, और इसमें h कौन है, जो सबसे बड़ी भुजा, यानी 20 की आधा, तो 20 का आधा कितना, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कितना 10। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, बस कंसेप्चुअल प्रश्न है। आप लोग ऐसे ऐसे बेसिक बेसिक प्रश्नों को छोड़ देते हो कि ज्योमेट्री है कैसे बनाऊंगा, तो नहीं, कंसेप्ट को क्लियर रखो। तो इसी बहाने आप जैसे ही कंसेप्ट को क्लियर रखोगे तो बहुत आसानी से इन प्रश्नों को परीक्षा में बना सकोगे, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका किस चीज का क्वेश्चन है, तो चक्रवृद्धि व्यास। देखो इस प्रश्नों को हम लोग 3-4 तरीके से बना सकते हैं, कैसे, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 24,000 रुपए
ठीक है, वहां पर 24,000 रुपये क्या है, मूलधन, ठीक है, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। 10% किससे, तो 10% वार्षिक दर से। देखो अब यहाँ पर याद रखना कि 12 मंथ का इंटरेस्ट क्या था, 10%, लेकिन ब्याज की जो दर थी था कब, सालाना, मतलब 12 महीने में इंटरेस्ट मिलता है 10%, लेकिन कैलकुलेशन कैसे हुआ, तो 6 महीने पर, तो कह रहा है 6 महीने बाद जोड़ा जाता है। यानी आप बताओ कि अगर साल में 12 मंथ में 10% मिलता है तो 6 मंथ में कितना मिलेगा, तो 6 मंथ में कितना, तो 5%। देखो आप लोग बहुत बच्चे इन चीजों को नहीं समझते हो, याद करते हो, तो याद कभी नहीं करना है। आप समझो कि हम लोग को बैंक जो होती है इंटरेस्ट कैसे देती है, तो सालाना देती है, लेकिन हम लोग को वो क्या करती है कि उसका इंटरेस्ट कोई 3-3 महीने पर जोड़ता है, कोई 6-6 महीने पर जोड़ के दे देता है, और कोई क्या करता है कि अब तो बहुत सारी बैंक मंथली भी देने लगा है। तो चूंकि ये प्रश्न पुराना था तो इसमें आपका आएगा 6 महीने का, यानी छमाही, तिमाही। अब नए पैटर्न में पचमासिक, 4 मासिक, 2 मासिक भी आने लगा है। तो आपको ऐसा ही सोचना है कि ये अगर साल भर में 10% है तो 6 महीने में कितना, तो 5%। और आप देखो कि कैलकुलेशन कितने दिनों का करना है, तो आपका 1.5 वर्ष के बाद। तो आप ऐसे सोचो कि अगर 6-6 महीने पर कैलकुलेशन किस आधार पर हो रहा है, 6-6 महीने पर इस पर कैलकुलेशन हो रहा है, आप ऐसे याद रखना, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, 6-6 महीने पर, और कितने टाइम के लिए, तो ये आपका टाइम पीरियड है कितना, 1.5 वर्ष। तो सोचो कि 6-6 महीने पर अगर हिसाब होगा तो 1.5 वर्ष में कितना टाइम्स करोगे, तो आप बोलोगे कि 3 टाइम्स। सर हम 3 बार जो है हमको पैसा में इंटरेस्ट जोड़कर मिलेगा, ठीक है, आपको ऐसा ही याद रखना है। तो अब देखो एक पहला जो, इसको मैं 2-3 तरीके से बताऊंगा, ठीक है। पहला बनाने का क्या तरीका था, तो पहला देखो हम लोग से क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ब्याज, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ब्याज कैसे निकलता है, तो सी आई जो है एक निकालने का तरीका है कि ए में से पी को घटा दोगे तब भी निकल जाएगा। हालांकि आपको ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है, मैं बाद में बहुत ही शॉर्टकट मेथड बनाऊंगा। कैसे, तो हम लोग एक रेशियो मेथड भी देखेंगे, और हम लोग एक जो है इसका जो है एक तरीका और भी होता है, हम तीनों तरीका से देखेंगे, ठीक है। तो पहला तो ये जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सी आई को कैसे निकालते हैं, मिश्रधन में से मूलधन को घटा देते हैं। तो मूलधन तो दिया हुआ है कितना, 24,000, तो मिश्रधन निकालने के लिए सोचते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि A बराबर क्या होता है, तो A बराबर होता है P इंटू कितना, तो आपका 1+R। अब देखो R यहाँ दर कितना था, 5%, जो कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन किस आधार पर हो रहा है, छमाही, तो वही वाला दर लिखोगे, ना कि पूरे साल भर का। तो 5% है तो 1 प्लस कितना, 5/100, और कितना बार कैलकुलेशन हो रहा है, 3 टाइम्स। अब आप इसको इजिली कैलकुलेट कर सकते थे, तो कितना होता, 24,000, ठीक है, गुने कितना, कैलकुलेट कर सकते हो ना, तो आपका 21/20, 21/20, और 21 कितना, 20। अब देखो 0 0 0 कट जाएगा, और आपका 2 से कितना बार में, ये टोटल से कितना बार में, तो 3 टाइम्स में ये कट जाएगा, यानी आपका 3 इंटू, और इसका क्यूब कितना होता है, 9261। इसको हल करोगे तो आप निकाल सकते हो कितना, तो 3, फिर कितना, 8, फिर कितना, 7, और फिर कितना, 27। अब इसमें से आप मूलधन को घटा लोगे, यानी 24,000 को क्या करोगे, घटा लोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, तो ऑप्शन नंबर ए। देखो लास्ट डिजिट से ही पकड़ सकते थे, 3 था, यहाँ चारों ऑप्शन में एक इकलौता ऐसा मान था जिसके लास्ट में 3 था। अब इस प्रोसेस से तो आपको कतई नहीं बनाना, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। कभी भी एग्जामिनेशन में अगर ये प्रश्न आएगा तो ऐसे तो आपको बिल्कुल नहीं बनाना है, ठीक है। मैं समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही सीखते हैं, उनके टीचर ऐसे ही उनको बताते हैं, तो आप समझाने के लिए मैंने बता दिया, लेकिन ऐसे आप कभी मत बनाना। आपको बनाना कैसे है, तो देखो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। आपको कैसे बनाना है, सिर्फ ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि कैलकुलेशन कितने कितने पर हो रहा है, तो 6 मंथ का रेट जो था वो कितना था, 5%, ठीक है। 6 मंथ का रेट कितना है, तो 5%। तो आपको याद रखना है कि अगर 5% मिलता है तो 5% को जो हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, तो यहाँ पर आप जैसे ही करोगे 1 प्लस इतना, तो ये आपका कैलकुलेट होकर कितना आएगा, 21/20, मतलब 20 किस में कन्वर्ट हो जाता है, 21 में। तो आपको ऐसा सोचना है
कि 20 किस में कन्वर्ट होगा, 21 में, फिर 20 किस में कन्वर्ट होगा, 21 में, और ऐसा ऐसा कितना बार, तो 3 बार, क्योंकि आपका देख रहे हैं ना यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में कितने दिनों का पूछ रहा है, 1.5 वर्ष का, तो 1.5 वर्ष में कितना बार, 3 बार मिलेगा। यानी फिर से आप बोलोगे कि 20 किस में कन्वर्ट होगा, तो आपका वही किसमें, तो आप बोलोगे कि सर 21 में। अब देखो यहाँ ये चीज समझना बहुत ही आसान है। अब देखो 20 को गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 8000, और इसको गुना करोगे तो ये कितना आएगा, 9261। अब यहाँ पर याद रखने वाला चीज है, हमेशा मूलधन जो होता है वो इसके मल्टीपल में होता है, और इसके मल्टीपल में क्या होगा, तो मिश्रधन होगा, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस आप इसमें से इसको घटाओगे तो 1261 होगा, तो इसके मल्टीपल में ऑलवेज आपका CI होना है। तो आप जरा देखो क्वेश्चन में ये मान दिया हुआ है कि ये मान दिया हुआ है कि ये मान दिया हुआ है, तो आपका क्वेश्चन में जो दिया हुआ मूलधन, तो आप सोचो कि ये जो 24,000 है वो इसका कितना गुना है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे बोल दोगे कि 24,000 जो है सर वो 8,000 का कितना, 3 गुना है। तो अगर ये 3 गुना है तो मिश्रधन जो होगा वो इसका 3 गुना होगा, और ब्याज जो होगा वो इसका 3 गुना होगा। अब देख लो प्रश्न में क्या पूछ रहा है, अगर मिश्रधन पूछ रहा है तो 9261 में 3 से गुना कर दो, और अगर ब्याज पूछ रहा है, जो कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, ब्याज ही पूछ रहा था, तो आप नॉर्मली ये डिफरेंस निकालते और इसमें कितना 3 से गुना कर देते, यानी 3 8 7 और आपका कितना 3, वही देखो लास्ट में 1 था, और 1 इंटू 3 गुना करते तो कितना, तो बिल्कुल आपका 3783 आ जाता। तो ये सेकंड मेथड था। तो दूसरे तरीके से हम इसको बिल्कुल इस तरीके से बना सकते थे, और ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी यूजफुल मेथड है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। जब भी प्रश्न में ना ऐसा, अब देखो आप हमेशा ध्यान रखना, एक ये मेथड था और तीसरा एक रेशियो मेथड है। रेशियो मेथड में हम लोग वैसे प्रश्नों को बनाते हैं जब ऑप्शन दशमलव वगैरह में रहेगा, तो उसमें आप रेशियो मेथड से बनाना। रेशियो मेथड बहुत ही आसान है। क्या है रेशियो मेथड, तो देख लो, रेशियो मेथड में क्या होगा कि जब 2 वर्ष के लिए चर्चा होगा, 2 वर्ष के लिए, ठीक है, तो आपका क्या होगा 2 इंटू 2:1। जब 3 वर्ष के लिए चर्चा होगा तो लास्ट में तो 1 होना ही है, अब इन दोनों को जोड़ दो तो कितना 3, और चूंकि 3 वर्ष के लिए था तो इसलिए यहाँ पर कितना 3 आ जाएगा, तो 3 3 कितना 1 आ जाएगा, ये रेशियो रहेगा। लेकिन जब 4 वर्षों के लिए होगा तो लास्ट में तो 1 आना है, और ये दोनों को जोड़ दोगे कितना, तो 4, और इन दोनों को जोड़ दोगे कितना 6, और लास्ट में चूंकि 4 वर्ष का था इसलिए 4 आ जाएगा। 5 वर्षों का अगर रहेगा चर्चा, जो कि रेयर रहता है, तो वही कंसेप्ट है, यहाँ पर 1, इन दोनों को जोड़ दो 5, इन दोनों को जोड़ दो कितना 10, फिर इन दोनों को जोड़ दो कितना 10, और फिर आपका कितना 5, तो आपका ये रेशियो हो जाएगा। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल, लेकिन ये वाला बहुत रेयर भी पूछता है, ठीक है। तो आपको 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष का याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, 3 वर्ष का था, तो आप कैसे बनाते, देखो पी कितना था, मूलधन कितना था, तो आपका 24,000 था, दर कितना था 5%, तो आपको क्या करना है, इसका 5% का वैल्यू निकाल लेना है। आप काट लोगे इजिली, तो आप बोलोगे कितना 1200। अब करना क्या है कि इस 1200 में पहला कितना था, तो 3, यानी आप कितना से गुना करोगे, 3 से गुना करोगे, यानी कितना, तो आपका 3600, ठीक है। उसी प्रकार देखो, अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इसको आप साइड में लिख सकते हो, है ना। क्या था कि रेशियो 3 वर्ष का क्या है, तो 3 3 कितना 1। अब आपका मूलधन कितना था, तो वही 24,000 था, ठीक ना, और 5% दर था, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते, तो 5% का वैल्यू कितना आ जाता, तो आपका 1200, और रेशियो कितना 3, यानी गुना कर लेंगे, यानी सबसे पहले हमको ब्याज में कितना मिलेगा 3600 रुपया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर जो मिल रहा है फिर उसका 5% निकालना है। तो इसका 5% निकालोगे तो 0 0 कट जाएगा, यानी 12 इंटू 5 हो जाएगा। साइड में कर लो, यहाँ पर क्या कि 1200 का 5%, तो आपका ये दोनों क्या होगा कट जाएगा, यानी 60, और गुना कितना 3, यानी कितना तो 180। अब आप क्या करोगे कि अब आप इसका 5% निकालोगे, तो कहीं करो साइड में, इसका 5%, यानी कितना 100, कितना बार में 20 बार में, और 20 से कितना 3 टाइम्स में, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका निकालना है,
और अब किससे गुना करोगे तो लास्ट वाले से कितना से 1 से गुना कर दोगे, यानी कितना 3 रुपया। लास्ट में सबको जोड़ लोगे 3873। तो आपका देखो इस तरीके से भी आप इन प्रश्नों को बना सकते हो। लेकिन ये वाला टाइप भी आसान है, दशमलव में जब मान रहेगा तो इसी से बनाना, और जब दशमलव में नहीं रहेगा तो आप इस मेथड से भी बना सकते हो। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ज्यादा यूजफुल यही दोनों मेथड है। ठीक ना, आप खुद समझ जाओ कि किससे बनाना है। बाकी मैं जब बच्चों को क्लास में पढ़ाता हूँ, अपने बैचेस में पढ़ाता हूँ, तो ये सबको हर प्रश्न को मैं 4-4, एक और मेथड है तो 4-4 मेथड से पढ़ाता हूँ सीआई के प्रश्नों को। ठीक ना, जो अभी मैंने नए बैच में पढ़ाया उसमें बच्चों को 4-4 मेथड से पढ़ाया है, जिसमें मैंने सिखाया है कि इस मेथड से वैसे प्रश्नों को बनाना जब आपको क्यूब याद हो, तो आप बनाना नॉर्मल जब ऑप्शन दशमलव में नहीं रहेगा। लेकिन जब ऑप्शन दशमलव में रहेगा तो आपको गोल्डन रेशियो मेथड जो था वो ऐसे उससे आप बनाना। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। एक ये था और एक दूसरा आपका ये था, दोनों तरीका था। ठीक है, बढ़ते हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिन्हें इतना 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 से भाग देने पर कितना शेषफल बचे 9। ठीक है, अब देखो ऐसे प्रश्नों को पुराना तरीके से बच्चे पहले इसको एलसीएम निकालते थे। एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालते निकालते ही पूरा वक्त बीत जाएगा। बच्चे चुटकी में बनाते हैं ऐसे प्रश्नों को। कैसे, तो देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, शेषफल 9 बचना है, तो सबसे पहले जो शेषफल बचने के लिए कह रहा था उसको घटा लो। सोचो कि आप उसको क्या करोगे। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर 8 सॉरी, यहाँ पर क्या है 9 शेषफल। तो सबसे पहले आप सोचो कि इसमें 9 जाएगा तो लास्ट में कितना बचेगा 60। इसमें 9 जाएगा तो आपको देखो सबसे पहले किससे विभाजित होना 15 से। तो आप सोचो नॉर्मली कि 15 से कटने का क्या रूल है, जो 3 और 5 दोनों से कटे। ठीक है, 3 और 5 कितना दोनों से कटे, और 5 से कटने का क्या नियम है, जिसके लास्ट में क्या हो 0 हो। तो आप सोचो कभी भी कि इसमें घटाओगे तो 0 तो आएगा, लेकिन इसमें कभी भी 9 घटाओगे तो क्या लास्ट अंक 0 आएगा। एक में 9 घटाओगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा, यानी ये वाला तो कभी भी नहीं होगा। आप इसमें 9 घटाओगे, घटाकर देखो तो लास्ट में आपका कितना 71 आएगा, यानी ये वाला तो कभी भी नहीं होगा। बच्चा कितना 2 ऑप्शन। तो अब देखो किससे कटने का रहा है 11 से, और 11 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, तो रूल है कि आपका देखो इन दोनों और इन दोनों का सम जो है इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर इन दोनों का सम कितना है 11 और इन दोनों का सम कितना है 7, जिसमें से आप नॉर्मली यहाँ पर जिनको रूल पता हो उनके लिए आसान है कि आप 11 में 7 को घटाओगे तो 0 और 11 दोनों में कोई नहीं आएगा, यानी ये भी 11 से नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पर देखो इन दोनों का 9 और इन दोनों का 9, तो 9 में 9 को घटाओगे तो 0, और जैसे ही 0 आ जाएगा तो 11 से क्या होगा कट जाएगा। तो बच्चे कैसे बनाते हैं, इतना लिख के नहीं बनाते हैं। ठीक है, नॉर्मली वो क्या करते हैं, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी अप्लाई करते हैं कि अच्छा 11 से कटने वाला है तो पहले तो देख लेते हैं कि क्या एक ही ऐसा मान है जो 11 से कटता है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखो ये और ये 11 से नहीं कटेगा, ये जोड़ोगे तो 1 आएगा, ये जोड़ोगे 8 आएगा, ये भी 11 से नहीं कटेगा, यहाँ 0 और यहाँ 9, ये भी 11 से नहीं। एक ही इकलौता अंक ही है 11 से कटने वाला, तब तो आगे सोचेंगे नहीं। लेकिन जब 2-2 और 3-3 वैल्यू 11 से कटने वाला हो तो इसका 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 डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर लेते हैं और फटाक से बना लेते हैं, यानी इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बहुत आसान है, और मैंने नए बैच में सभी बच्चों को एलसीएम और एचसीएफ डिविजिबिलिटी रूल से ही बताया है, क्योंकि इसमें आप सेकंडों में प्रश्नों को बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, देखो अब जो है नॉर्मली जब आप किसी चीज का एग्जाम दोगे, ठीक है, बच्चे बोलते हैं कि बीएसएससी में सर ये एडवांस मैथ नहीं पूछता। नहीं, आपकी ये सोच गलत है। क्यों, क्योंकि पिछला बार जो इंटर स्तरीय बीएसएससी हुआ था उसकी वैकेंसी 2013 में निकली थी। ठीक है, अब सोचो कि आप अभी किसी चाहे एसएससी का ही एग्जामिनेशन उठा लो और 2013 का क्वेश्चन देखोगे
तो अभी के कंपैरिजन में एकदम बउआ वाला प्रश्न पूछता है। आप रेलवे चले जाओ 2013 तो कहोगे अभी के कंपैरिजन में बउआ वाला प्रश्न पूछता था उस समय। तो आप अभी का बीएसएससी का कंपैरिजन उससे नहीं करो, भले ही वैकेंसी 10 साल बाद आई हो, लेकिन अब ज़माना बदल गया है, लोगों का तैयारी करने का पैटर्न बदल गया है। आप इस बार ही देखिए कि बीपीएससी टीचर के एग्जामिनेशन में जीके कितना हार्ड हार्ड पूछा था, भले ही रिजल्ट हो गया क्योंकि 40 नंबर पर रिजल्ट हुआ था, है ना? तो वो बिना पढ़े हुए भी बच्चों का हो गया, लेकिन आप जनरल कॉम्पिटिशन वाले बच्चे हो तो यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा, वहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं था और फिर भी 40, 42, 45 नंबर पर लड़कियों का हो गया। तो लोग खुश हो रहे हैं, टीचर बड़ाई कर रहे हैं, जबकि रियलिटी क्या था, जब एग्जामिनेशन हुआ था तो कोई टीचर बता ही नहीं रहे थे कि मेरा कितना क्वेश्चन पढ़ाया हुआ लड़ा है ना? तो आपको पढ़ना है, मेहनत करना है, क्योंकि यहाँ आप कंपैरिजन ऐसे नहीं करो कि पहले उतना ईज़ी पूछता था तो अभी भी वैसा ही पूछेगा, नहीं, अब थोड़ा टफ पूछेगा और निश्चित तौर पर एडवांस मैथ का क्वेश्चन बेसिक आएगा। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है? देखो, आपके साथ रात का समय है और रात में आपके साथ मच्छर भी पड़ रहा है। अब जब ये लोग इतना मेहनत कर रहा है तो आपको कितना मेहनत करना है, ठीक है? तो आपको मच्छर बनना है या जॉब वाला बनना है, आप खुद बताना, है ना? ये मज़ाक का पार्ट था, ठीक है? तो उसकी वजह से थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप नहीं टेंशन लो, आपका काम है पढ़ना, ऐसी समस्याएँ आती रहेंगी, ठीक है? क्या करेंगे? देखो, इस प्रश्न में जब कहता है कि वेरिएबल बहुत सारा ज़्यादा हो, तो अपने मन से क्या करते हैं, जब भी मान इस तरह से डिजिट के रूप में रहे, तो आप क्या करो, अपने मन से कोई थीटा का वैल्यू रख लो और नॉर्मली हम लोग ऐसे कंडीशन में जब साइन और कॉस थीटा का बात होता है, तो हम लोग किसी एक को 90 रख लेते हैं। तो मान लो हम लोगों ने रख लिया कितना, हम लोग यहाँ पर रख लिए कितना, थीटा का वैल्यू, ठीक है? थीटा का वैल्यू कितना, 90 डिग्री। अब जैसे ही 90 डिग्री रखेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा और 0 को 2 से गुना करोगे तो 0 हो जाएगा और ये भी वैल्यू क्या होगा, 0। इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड, ठीक है? हम लोग बच्चों को जब ट्रिग्नोमेट्री में अभी जो नया पैटर्न से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें केवल अलजेब्रा में ही वैल्यू पुटिंग मेथड नहीं आता है, एक आपका ट्रिग्नोमेट्री में भी आता है वैल्यू पुटिंग मेथड। तो जब वैल्यू पुटिंग मेथड से बनाएंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 2 इंटू साइन कितना, 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, तो आपका 1। यहाँ कितना बचेगा, -3, और यहाँ भी साइन कितना, 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना, 1, और 1 के पावर में कुछ भी होगा तो 1 ही होगा। उसी प्रकार नीचे में आप बताओ, यहाँ ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और यहाँ पर ये क्या है, ये आपका यहाँ पर 1 है, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, लेकिन वो किस में है, नेगेटिव में। अब हल कर लो तो ऊपर में भी -1 और नीचे में भी -1, ये कट जाएगा, यानी मेरा आंसर कितना, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, हम इजीली इन प्रश्नों को बना सकते हैं, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत कितना है, 50 है। अब देखो, ये एवरेज का क्वेश्चन है, आप में से मैक्सिमम बच्चे इसे कैसे बनाते होंगे, तो पहले करते थे 11 गुने 50, है ना, और फिर उसके बाद करते थे 5 गुने 46 प्लस 5 गुने 54, ठीक है, और उसके बाद घटाते थे। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे करोगे तो वक्त बहुत ज़्यादा लगेगा, ये मेथड जो है अब पुराना हो गया। आपको क्या करना है, जो मेन वाला था ना उसका एवरेज लिख लो, कितना, 50। अब देखो, अगला 5 संख्या में का एवरेज कितना है, 46। तो आप ऐसे सोचो, कंपेरिजन करो कि इससे ये कितना कम है, तो आपका कितना, 4। एक संख्या में 4 कम है और टोटल कितना कम है, तो टोटल आपका कितना कम है बता दो, तो टोटल आपका कितना है, 5। तो 5 गुने 4 कितना, 20 का हो रहा है, ठीक है, ठीक है। और फिर आगे क्या है, कंपेरिजन करो इससे, है ना, तो कंपैरिजन जब करोगे तो एक संख्या में कितनी की वृद्धि है, 4, और टोटल यहाँ कितना है, 5, तो यहाँ भी देखो कितना हो गया, 20 हो गया। तो एक जगह ये 20 ऐड होगा और एक जगह 20 क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्योंकि सेम सेम आ रहा है इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, यानी एवरेज आपका यही वाला क्या होगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान था, बहुत ईजी था, और मैंने ये टाइप पढ़ा रखा है यूट्यूब पे एवरेज का भी, तो आप इसको इजीली बना सकते हो। अब इसमें क्या होता है, दो तरह का प्रश्न होता है, एक बार जब छोटका छोटका वाला को जोड़ोगे इन दोनों को तो इससे कम आएगा, और दूसरे बार में क्या होगा कि जब छोटका छोटका वाला दोगे तो यहाँ 5 नहीं 6 संख्या रहेगा और यहाँ भी 6 संख्या रहेगा, तो ज्यादा होगा। तो एक बार में क्या होता है, याद रखो, एक ऐसा टाइप आता है जिसमें जब ज्यादा होता है और एक कम होता है, तो किसी में जुटता है और किसी में घटता है। ये मैंने टाइप में पढ़ा रखा है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जब जाओगे तो आप देखना, वहाँ पर
टाइप आपका बना हुआ है, इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारा बेसिक बेसिक चीज़ आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर क्या कह रहा है, देखो ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि एक 150 मीटर ऊंची मीनार है, ये आपका एक मीनार है। ठीक है, और कह रहा है कि मीनार के शीर्ष से, मतलब यहाँ से, ठीक है, सड़क पर खड़ी एक कार, यहाँ पर एक कार खड़ा है। ठीक है, और कार का जो है अवनमन कोण कितना है, अवनमन कोण कितना है, तो आपका 30 डिग्री है। ठीक है, देखो ऐसे प्रश्नों में बहुत सारे गड़बड़ा जाते हैं, उन्नयन कोण की अवनमन कोण, कोई दिक्कत नहीं है, आप मान लो कितना 30 डिग्री। कह रहा है मीनार से, यहाँ देखो ये मीनार है, मीनार से कांच की बीच की दूरी। तो देखो इसमें एक कंसेप्ट होता है, जब हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक तो तरीका होता है कि आप मानो कि निकालना क्या है, दिया हुआ है ये कितना 150 और ये निकालना, यानी आप रिलेशन निकालो किसका, P बटे B का। वो बहुत ही बोरिंग मेथड है, वैसे बनाओगे बहुत वक्त निकलेगा। ठीक है, तो इसमें एक कंसेप्ट क्या होता है कि जब हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है 30 डिग्री के सामने ऑलवेज होता है एक गुना, कितना गुना, एक गुना। और अब ये कितना होगा, क्योंकि ये तो 90 है, तो 60 डिग्री के सामने जो होता है वो कितना होता है, √3 गुना। ठीक है, आपको याद रखना है। तो अब देखो हमसे पूछ क्या रहा है, डी, डी किसके सामने, 60 डिग्री के सामने। तो आपका 60 डिग्री के जब सामने है, यानी आपका देखो एक गुना का वैल्यू, आप बोल सकते हो कि एक गुना का वैल्यू कितना है, तो आपका 150 है, तो आपको कितना √3 गुना का निकालना है, तो आपका आंसर हो जाएगा तो 150 √3। आपका बहुत आसान, यानी ऑप्शन नंबर कितना, बी। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, और इसका पूरा रेशियो का कंसेप्ट जो है मैंने बच्चों को पढ़ा रखा है। ठीक है, तो बहुत इजी है। ठीक है, इसमें 3-4 कंसेप्ट बनता है, मैं इसी सेशन में एक एक करके सारे कंसेप्ट को बता दूंगा, आप इसको नोट डाउन कर लो, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए, और अगर दिक्कत है तो मैं बता ही देता हूँ। देखो इसमें क्या होता है, 3 कंसेप्ट होता है, ठीक ना, एक याद रखो आप। देखो अगर ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ठीक है, और ये तो पता है आपको कितना 90 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने होता है ऑलवेज एक गुना, और 60 डिग्री के सामने होता है कितना, √3 गुना। ठीक है, एक्स लिखा हूं मतलब गुना है, और 90 डिग्री के सामने होता है कितना, 2 गुना। यही चीज अगर उलट जाता है, ठीक है, आप मान लो ये चीज आपका अगर उलट जाता है, यहाँ पर आपका आ जाता है कितना 60 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, और यहाँ पर 90 डिग्री, तो फिर वही कंसेप्ट है कि 30 के सामने कितना एक गुना, इसके सामने कितना √3 गुना, और 90 के सामने कितना 2 गुना। लेकिन इसमें एक और मान आता है, वो कौन सा मान आता है, ठीक है, तो ये भी 45 और ये भी कितना 45, तो 45 मतलब क्या, दोनों कोण बराबर, तो दोनों के सामने का भुजा भी बराबर, तो 45 के सामने 1 गुना, ये भी 1 गुना, और इस कंडीशन में ये कितना √2 गुना। तो अगर ये कंसेप्ट याद रहेगा ना, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, जैसे कि क्वेश्चन में मान लो, सपोज करो यही कंसेप्ट दिया हुआ है कि बन रहा है कितना 60 डिग्री का कोण, और क्वेश्चन में दे देगा कि ये अगर 100 मीटर है तो दूरी बताएं, तो आपके दिमाग में क्या चलना है कि अगर 2 गुना का वैल्यू 100 है तो 1 गुना का वैल्यू कितना 50 हो जाएगा। तो उसी प्रकार आप किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हो, अगर ये आपको रेशियो मेथड पता है तो। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, हाइट एंड डिस्टेंस। और एग्जामिनेशन में जैसे इस बार बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन जो आपका था ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल यही क्वेश्चन बीपीएससी टीचर के एग्जाम में पूछा गया था, और बहुत इजी था, वहां पर अच्छे अच्छे बच्चे इसको नहीं बनाए थे, लेकिन बहुत आसान है। और ऐसा ऐसा बेसिक बेसिक प्रश्न बीएसएससी में भी इस बार पूछा जाएगा, और आपका निश्चित तौर पर एसएससी जीडी में तो पहले से ही पूछा जाता है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 क्या कह रहा है, 8 नंबर क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र को कितना मिला 30%। मान लो x नंबर का एग्जाम था, लड़का को जब 30% अंक मिला, तो क्या हो गया 45 मार्क्स से क्या हो गया, फेल हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, फेल होता है। तो आप बताओ, अगर आपको 30 नंबर आया और 5 नंबर से फेल हो गए, यानी पास होने के लिए कितना चाहिए था 30 + 5, तो जब फेल होता है तो क्या करते हैं, उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, कितना नंबर
तो 45 नंबर, लड़का हो गया क्या पास। अब क्या कह रहा है आगे, कह रहा है कि दूसरे छात्र को 42% आया, x का कितना आया 42%, ठीक है। तो वो क्या हुआ, जो उत्तीर्ण के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक था उससे 45 अंक ज्यादा आ गया। यानी मैं ऐसे बोल दूं कि मुझे 45 में पास होना था और मैं बोल दूं कि जितना में भैया पास होना था उससे 5 नंबर ज्यादा है, तो पास होने के लिए कितना, तो आपको क्या करोगे 5 नंबर घटा लोगे तो पास हो जाओगे, है ना। जब ज्यादा आता है तो क्या करेंगे, पूछेंगे जैसे मुझे 50 आ गया, ठीक है, और पूछेगा कि कोई पूछ देगा कि बताओ पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए था, तो बोलिएगा कि मुझे 50 आया, अगर 5 नंबर कम भी आता तो मैं पक्का पास कर जाता। तो ऑटोमेटिक बच्चे समझ जाएंगे 50 से कम यानी कितना 45। तो जब ज्यादा आता है तो क्या करते हैं घटा देते हैं। अब इतना लंबा बच्चे नहीं लिखते हैं, इसमें याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि ऑलवेज परसेंटेज से परसेंटेज क्या होता है घटता है। यानी आप जब इसको उधर ले जाओगे तो देखो डिजिट और नंबर क्या होगा जुट जाएगा, और 42/100 में से 30/100 घटाओगे तो कितना आपका घट जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहीं से लिखना, कैसे याद रखना कि जी सीधे सीधी जब परसेंटेज हो तो परसेंटेज से परसेंटेज तो ऑलवेज घटता है, लेकिन अब जब एक बार पास रहेगा, ठीक है, एक बार पास रहेगा और एक बार फेल रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में दोनों का डिजिट जो है वो जुट जाता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर मान लो दोनों बार फेल रहेगा, दोनों बार फेल रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा घट जाएगा, और जब दोनों बार आपका पास रहेगा तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होगा आपका घट जाएगा, क्या डिजिट से डिजिट, नंबर से नंबर, लेकिन परसेंटेज से परसेंटेज ऑलवेज घटता ही है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, यहाँ एक बार ज्यादा एक बार कम, यानी आप सीधे लिखते कितना 12x/100 का वैल्यू कितना 90। अब आप कैलकुलेट कर सकते थे बहुत आसानी से, 3 से कितनी बार में 4 बार में, 3 से कितना 30 बार में, और 4 से कितना 25 बार में, यानी आप बोल सकते हो x का वैल्यू कितना 750। अब हमसे पूछ क्या रहा है पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो वही कितना 750 इस प्रश्न का राइट आंसर होता। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, हम इन प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीकों से बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का क्या था 8:3। कैसे बनाते हैं, जहां से तुलना शुरू हो वहीं से बनाएंगे। कब का तुलना है, तो 3 वर्ष पूर्व, ठीक है, ये चीज ऑलवेज लिख लोगे तो कभी भी गलती नहीं होगा। क्या रेशियो है, तो आपका एक का उम्र है 8x और दूसरे का उम्र है कितना 3x। अब देखो दोबारा कंपैरिजन कब का है, तो कह रहा है 4 वर्ष बाद, तो क्या इसके 4 वर्ष बाद नहीं, जब भी हम आपसे पूछे कि आपकी उम्र कितनी है, तो कहे ऐसे बोलोगे कि सर 2020 में मेरी उम्र 50 साल थी। मैंने आपसे पूछा आपकी उम्र, तो आप अपना कैसा उम्र बताओगे, तो ऑलवेज वर्तमान उम्र ही बताओगे। कोई पूछेगा अमिताभ बच्चन से कि सर आपकी उम्र कितनी है, तो बोलेंगे जब मैंने शोले रिलीज किया था उस समय 25 साल का था, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, वो अपना अभी का उम्र बताएंगे। लेकिन अगर वही चीज मान लो मैंने आपसे पूछा आपकी उम्र कितनी, और रियल में आपकी उम्र 20 साल होगी, तो बोलोगे 20 साल। और मैं आपसे पूछूंगा नॉर्मल सा, एक वर्ष बाद आपकी उम्र कितनी हो जाओगी, कितनी हो जाएगी, तो कभी सोचोगे कि कब से एक वर्ष बाद, ऐसा कोई नहीं सोचता, सीधे जुड़ेगा अभी मेरा उम्र 20, तो एक वर्ष बाद पूछ रहे हैं ना, मतलब 20 और एक कितना 21। तो यहाँ अगर 4 वर्ष बाद है तो किसके 4 वर्ष बाद, तो वर्तमान के 4 वर्ष बाद। तो पहले वर्तमान में लाने के लिए कितना जोड़ेंगे 3, और उसके 4 वर्ष बाद, यानी टोटल कितना जोड़ना है, यहाँ भी 7 और यहाँ भी कितना 7, किसके बराबर, तो 11/5 के बराबर। अब इसको हल कर लेंगे कितना, तो आप बोलोगे 40x प्लस 35 किसके बराबर, तो 33x प्लस कितना 77 के बराबर। अब आप जानते हो इधर कितना 7x और इधर कितना 28, कितना तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। अब देखो कुछ लोग से घटता नहीं है, इसको आप 40 मान लो, 40 से कितना दूर, कितना 40 से 30 नहीं, कहीं मैंने गलत कर दिया ना, 7, हाँ, तो ये कितना है, तो आपका 37 है, यानी 40 से 37, और 37 और 5 कितना, यहाँ पर गलत हो गया, ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया था, यहाँ 42 होता तो कितना
x का वैल्यू 6 हो जाता, ठीक है। अब 6 हो जाता, पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु, तो अब जरा देखो इसमें पिता कौन है, ये वाले, लेकिन कब, 3 वर्ष पूर्व। हमसे पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, यानी 8x में कितना, 3 साल जोड़ देंगे, तो अब आप निकाल लोगे x का वैल्यू कितना, 6, तो 48, ठीक है, प्लस कितना 3, यानी फादर का उम्र कितना हो जाएगा, 51 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। और अगर आप बीएसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी जीडी का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एज रिलेशन को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका बीएसएससी में 50 रीजनिंग पूछता है और ये चैप्टर रीजनिंग में भी पढ़ना होता है, मैथ में भी पढ़ना होता है। तो निश्चित तौर पर क्या हो गया, हमारे मच्छर भाई साहब बहुत तंग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर रीजनिंग में भी पढ़ना होता है और मैथ में भी पढ़ना होता है, तो ये चैप्टर से सवाल 1 से 2 जरूर ही पूछेगा। तो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि ए बी सी ने पूंजी पूंजी किस रेशियो में लगाया, 5:7 रेशियो कितना, 4, और कह रहा है कि कितने समय के लिए, 7 समय क्या है, एक्स रेशियो, वाई रेशियो कितना, जेड। तो लाभ का अनुपात, लाभ का रेशियो क्या है भाई, तो लाभ का जो रेशियो है वो कितना है, 45 रेशियो 42 और कितना 28। तो आप लोग जानते हो, एक चीज थोड़ा सा जानते होगे कि लाभ बराबर क्या होता है, तो आपका पूंजी गुने कितना, समय। तो देखो ये मेरा पूंजी है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ ये क्या है, पूंजी, और ये क्या है, समय। तो आप निश्चित तौर पर ये 45 कब आता है, जब इन दोनों को आप क्या करते, गुना। तो नॉर्मली बताओ 5 में कितना से गुना करोगे तो 45 आएगा, यानी 9 से रिलेटेड में। तो पहला मान कितना हो जाएगा, 9। 7 में कितना से गुना करोगे तो 42 आएगा, तो 6। अब आप यहीं से पकड़ लो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो बहुत ही इजी था, बहुत ही सिंपल था। तो इसी तरह से हम इन प्रश्नों को बना सकते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो, तो फिर हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलो चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 11। क्या कह रहा है ये प्रश्न, तो ये प्रश्न बहुत आसान है, बहुत इजी है। कह रहा है कि दो व्यक्ति की आय का अनुपात कितना है, 9:7। इनकम का रेशियो दिया हुआ है, और क्या कह रहा है कि उनके खर्च का रेशियो, ठीक है, एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है कितना, तो आपका 4:3। और आपका कह रहा है कि दोनों में प्रत्येक की मासिक बचत है ना, मासिक बचत कितना है, 2000। तो आप लोग पढ़े हो कि अगर इनकम में से हम लोग बचत को, ठीक है, किसको, सेविंग को, अगर सेविंग्स को हम लोग हटा लेंगे तो ये किसके बराबर, तो आपके खर्च यानी एक्सपेंडिचर के रेशियो के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। हम लोग जानते हैं कि आय में से अगर बचत को हटा लेंगे, जैसे कि मान लो सपोज करो हम कमाते हैं कितना, 300, और कहेंगे कि हर महीने में बचाते हैं कितना, 100, इसका मतलब हमने खर्च कितना किया, 200। तो यही कंसेप्ट है, इसी अनुसार हम लोग बनाएंगे। कैसे, तो बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे, देखो इनकम का रेशियो कितना है, तो इनकम का रेशियो है 9x, ठीक है। और ये भी दोनों में प्रत्येक, देखो प्रत्येक कितना कितना खर्च करता है, 2000, यानी एक 9x कमाता है और एक कितना कमाता है, सॉरी, एक यहाँ दिया हुआ है आपका, तो आपका दिया हुआ कितना, 7x, तो दूसरा 7x कमाता है। और दोनों में प्रत्येक जो है वो 2000, आपका 2000 जो है वो क्या करता है, आपका दिया हुआ है बचत करता है। तो आप जानते हो कि आय में से बचत को हटा लेंगे तो किसके रेशियो के बराबर होगा, तो आपका यहाँ पर किसके, तो खर्च के रेशियो के बराबर। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हल कर सकते थे, कितना, तो 27x माइनस कितना, तो 6000 होगा ना, और किसके बराबर, तो 28x माइनस कितना, 8000। अब आप x को एक तरफ करोगे, नंबर को एक तरफ करोगे, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, 2000। अब x का वैल्यू 2000 निकलेगा, तो इसको कहीं भी पुट कर लोगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उनकी मासिक आय, और उनकी मासिक आय का रेशियो कितना है, 9:7, यानी ए जो था, पहला व्यक्ति जो था वो 9x कमाता था, यानी 9 गुने 2000 यानी कितना, 18000, और दूसरा कितना, 7x, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है ना। हम लोग इजिली इन प्रश्नों को बना सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, तो देखिए ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और आपको इसी तरह से इन
आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्वेश्चन बीएसएससी में नहीं पूछता है, एसएससी में नहीं पूछता है, जीडी वगैरह में नहीं। देखो, बीएसएससी का एग्ज़ाम मैंने बार-बार हम कह रहे हैं आपको कि बीएसएससी का एग्ज़ाम इससे पहले 2013 का वैकेंसी था। तो 2013 में बीएसएससी में ही नहीं, एसएससी में भी या फिर आप रेलवे में भी उस समय बहुत ईज़ी सवाल पूछता था और अब अब जो है आप 2023 में एग्ज़ाम दोगे, तो 2023 में या 2024 में जब एग्ज़ाम दोगे तो 10 साल बाद हर चीज़ के क्वेश्चन का, हर एग्ज़ामिनेशन के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, तो निश्चित तौर पर इसमें भी थोड़ा कठिन-कठिन सवाल आ सकता है। तो आपको थोड़ा-सा ना हायर लेवल का तैयारी करना चाहिए। अब देखो ये क्या है? ये अलजेब्रा का प्रश्न है और इसमें हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई करते हैं। कब? जब अलजेब्रा में वेरिएबल देखो बहुत सारा है, ए, बी, सी 3 वेरिएबल है और इक्वेशन कहाँ? केवल 2 ही इक्वेशन दिया हुआ है। तो हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड कहाँ यूज़ करते हैं? जब वेरिएबल ज़्यादा हो और आपका इक्वेशन कम दिया हुआ हो, है ना? वेरिएबल की संख्या ज़्यादा हो और इक्वेशन कम हो तो वैल्यू पुटिंग मेथड क्या करते हैं? किसी एक को इसमें हम लोग 0 मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि c बराबर कितना? 0 हो गया। तो इसमें जब c का वैल्यू 0 हो गया, तो आप बोल सकते हो कि सर इसका मतलब a प्लस b का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 8 हो जाएगा। और वही चीज़ अब यहाँ करेंगे, देखो यहाँ c का वैल्यू 0 हो गया, 0 में b से गुणा करोगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। 0 में किसी अंक से गुणा करोगे 0 हो जाएगा। यानी इसमें आप बोल सकते हो इसमें इस इक्वेशन में अब कितना हुआ? a इंटू बी और इसका वैल्यू कितना? 5। अब यहाँ से 2 इक्वेशन निकल गया। अब जिसका मान निकालना है उसको हल करो। देखो यहाँ भी c है और अगर c है तो c का वैल्यू अगर इसको रखोगे किसको? 0 को, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि 0 में किसी अंक से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। उसी प्रकार यहाँ भी c है। अब c का वैल्यू 0 रखोगे तो ये भी पूरा का पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ आ जाओ तो इसमें आपका ये देखो ये वैल्यू आपको पता है कितना? अब बचा कितना? ab इंटू a प्लस कितना? b और ये वैल्यू भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी c है तो c को बाकी किसी अंक से गुणा करोगे तो 0 में ही बदल जाएगा क्योंकि c का मान जब 0 तो 0 को किसी अंक से भी गुणा करते हैं तो 0 ही होता है। तो आपका ये भी यानी इसका केवल वैल्यू निकालना था और देखो आपको दोनों वैल्यू दिया हुआ है। इसका वैल्यू कितना? 5 और इसका वैल्यू कितना? 8 यानी आपका आंसर कितना? 40। तो देखो कितना आसान था अगर हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड को अप्लाई करते तो। और बिल्कुल आप बोल सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 देखो बहुत अच्छा सवाल है और इसमें पूछ क्या रहा है? तो इसमें पूछ रहा है आपका इकाई अंक, यूनिट डिजिट। इसमें क्या पूछ रहा है? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पूछ रहा है इकाई अंक, ठीक है, मतलब यूनिट डिजिट का अनुमान बताना है। और देखो आप पढ़े हो यूनिट डिजिट में आपका ये क्या है? तो ये आपका साइन किस चीज का है? पावर भी फैक्टोरियल में है और बेस भी फैक्टोरियल में है। तो आप लोग पढ़े हो, थोड़ा सा कंसेप्ट जानते होगे कि अगर 1 फैक्टोरियल होता है तो इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है और अगर 2 फैक्टोरियल होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं 2 से घटते हुए कहाँ तक गुना करेंगे? 1 तक करेंगे। और अगर 3 फैक्टोरियल होगा तो 3 से घटते हुए कहाँ तक गुना करेंगे? 1 तक करेंगे। और अगर 4 फैक्टोरियल होगा तो 4 से घटते हुए कहाँ तक गुना करेंगे? तो हम लोग कहाँ तक करेंगे? तो निश्चित तौर पर कहाँ पर? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू मतलब किसी अंक पर अगर फैक्टोरियल हो, 100 फैक्टोरियल भी हो तो घटते-घटते वो 1 तक आ जाएगा। अब अगर बताओ 5 फैक्टोरियल होगा तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। लेकिन जैसे ही आप 5 को 4 से गुना करोगे तो उसके इकाई अंक यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और अब बताओ कि अगर 5 फैक्टोरियल का ही इकाई अंक अगर 0 आ जाता है तो 5 फैक्टोरियल से बड़ा चाहे कितना भी बड़ा लो, 1 लाख, 1 करोड़ भी क्यों ना लो, अगर किसी भी फैक्टोरियल जो कि 5 फैक्टोरियल से बड़ा हो, अगर आप किसी भी फैक्टोरियल का इकाई अंक निकालोगे तो उसमें भी कहीं न कहीं 5 इंटू 4 आएगा और अगर 5 इंटू 4 आएगा तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। मतलब यहाँ हमको समझ में क्या आ गया? यहाँ हमको समझ में आ गया कि अगर 4 फैक्टोरियल से ऊपर हम कितना भी मतलब 5 फैक्टोरियल से आगे यहाँ जहाँ तक भी हमको निकालना होगा, इसका इकाई अंक कितना होगा? 0 ही होना है। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हम कहाँ से हल करेंगे? 1 से लेकर 4 तक हल करेंगे। तो ये तो कांसेप्ट था, ये समझाने के लिए था, इसलिए मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, ठीक है? अब आपको करना क्या है? समझ में आ रहा है
कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का इकाई अंक क्या होगा 0। अब हम हल करेंगे केवल इसको, तो देखो 1 के पावर में कुछ भी हो तो इसका इकाई अंक कितना होगा 1 होगा। लेकिन इसको जब हल करोगे तो आप क्या करोगे, बेस को अलग हल करोगे और पावर को अलग हल करोगे। तो बेस में कितना है 2, तो आप क्या करोगे 2 इंटू 1, यानी बेस में कितना आएगा 2, और पावर में भी क्या हो जाएगा, तो 2 के पावर में 2 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको जब हल करोगे तो इसके बेस में क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी बेस में कितना 6, और 6 के पावर में कुछ भी रहेगा तो उसका इकाई अंक क्या होना है 6 ही होना है। अब यहाँ पर क्या होगा 4, ठीक है, तो 4 के पावर में क्या होना है, तो 4 के पावर में यहाँ करोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 4 तिया 12 2 24 का कितना बेस में क्या होगा, तो बेस में 4 होगा। और यहाँ जब 4 फैक्टोरियल करोगे तो यहाँ भी पावर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब इसको हल करना है तो ये तो 1 हो जाएगा, ये कितना 4, यहाँ पर 6, और यहाँ इसको हल करोगे तो 6, यानी आपका इकाई अंक जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी कितना 7 होगा। तो बहुत आसान था, बहुत इजी था, लेकिन ये हम लोग जब परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछेगा तो देख देख के हम लोग डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट नहीं होता है। तो अगर आपको ऐसे प्रश्नों में दिक्कत होता है तो हमारे नंबर सिस्टम का आप प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारा, वहाँ 40 से ज़्यादा वीडियो है, तो आप उसको देख सकते हो, आप इजीली उसको बना भी सकते हो। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अलजेब्रा का सवाल है, देख कर डर जाते हो आप लोग, लेकिन बहुत इजी, बहुत सिंपल। क्या है, दिया हुआ है कि x प्लस 1/x का वैल्यू कितना 1 है और इसको हल करना है। बहुत आसान, आप इसमें x जैसे ही ऊपर में कॉमन लोगे यहाँ से तो बचेगा कितना x, और यहाँ क्या बचेगा, तो बचेगा 7, और यहाँ क्या बचेगा, तो 1/x। ठीक है, नीचे भी अगर आप x को कॉमन लोगे तो यहाँ भी क्या बचेगा x प्लस 11 प्लस 1 बाई कितना x। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बिल्कुल इसमें से आप बोल सकते हो कि सर इसका और इसका, यानी x प्लस 1 बाई एक्स को एक साथ कर ले और कितना, तो 7 बच रहा है। उसी प्रकार इसमें क्या है, आप बोलोगे कि x प्लस 1 बाई एक्स को एक साथ लिख सकते हैं और प्लस कितना 11, और आपको इसका वैल्यू देखो, आप बोल सकते हो कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, तो आपका दिया हुआ कितना 1, उसको पुट कर लो, यानी ऊपर में हो जाएगा 8, नीचे में हो जाएगा 12, और कट कर कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। जैसे ही 2/3 हो जाएगा तो मेरा ऑप्शन नंबर बी भी देखो यही है, कितना है ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा सा क्लोज क्लोज लिखा हुआ है जिसके कारण आपको दिख नहीं रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी यही है 2/3। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, हम आसानी तरीके से इन प्रश्नों को बना भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्या कह रहा है, तो देखो परसेंटेज का अभी जो ट्रेंड चल रहा है, जो भी एग्जामिनेशन, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एसएससी जीडी हो, इस तरह का परसेंटेज का ये सवाल पूछता है और बहुत आसान है। क्या कह रहा है, ए का 20%, बी का 50% के क्या है इक्वल है। तो आपको सबसे पहले काम है क्या है, रेशियो निकालना। तो आप बोल सकते हो ए बटे बी का वैल्यू कितना 50/20, मतलब इसका कितना 5 कितना बाई 2, मतलब 5:2। अब देखो क्या पूछ रहा है, बी ए का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत में आप क्या करते हो, जिसके बारे में पूछा जाता है वो ऊपर रहता है। तो किसके बारे में पूछा जा रहा है, बी के बारे में, तो बी का मान कहाँ लिखेंगे ऊपर में, और जिससे तुलना हो वो वैल्यू कहाँ होता है नीचे में, और इनटू में क्या करते हैं 100। अब बस यहाँ पर जो भी मान है उसको पुट कर दो। बी का वैल्यू कितना है, तो 2 या 2x भी बोलते, और a का वैल्यू 5x, तो 2x और 5x में x कट भी जाएगा, इसलिए हम x के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, डायरेक्ट मान लिखेंगे कितना, तो b का वैल्यू कितना 2 और a का वैल्यू 5 इंटू 100। आप कैलकुलेट कर लोगे कितना 20 टाइम्स, यानी आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो 40% है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आप बोल सकते हो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो देखो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, हम इन प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्या कह रहा है, दिया हुआ है कि P प्लस Q दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में, और कह रहा है कि P अकेले उस काम को कितना दिन में करता है, 36 दिन में।
तो हमसे पूछ रहा है Q उस कार्य के 2/3 भाग को कितने दिन में करेगा। तो पहले ये तो निकाल ले Q करेगा कितने दिन में, तो दोनों का एलसीएम निकालिए, कितना 36। ये आएगा तो कितना मिठाई खाएगा, 3 मिठाई, और ये आएगा तो कितना मिठाई खाएगा। मैं ऐसे ही मिठाई खिलाकर ही समय कार्य को बताता हूँ बच्चों को। मेरे क्लास में जो भी बच्चे होते हैं जब समय कार्य पढ़ते हैं तो मिठाई खाते खाते उनका पेट बढ़ जाता है। बाद में मैं यही बोलता हूँ कि जितना मिठाई खाए हो सब लोग 1-1 किलो मेरे घर पहुंचा जाना, है ना। क्योंकि मैं जब भी समय कार्य पढ़ाता हूँ तो कार्य को मिठाई की तरह ही मानता हूँ कि ये आएगा तो 3 यूनिट नहीं करेगा बल्कि 3 रसगुल्ला खा जाएगा, और ये आएगा तो 1 यूनिट नहीं करेगा बल्कि 1 रसगुल्ला खा जाएगा। अब 3 रसगुल्ला में कितना, 1 रसगुल्ला चला गया, यानी आपका समय कितना होगा, 36 बटे कितना, 2, यानी कितना, आप बोल सकते हो कि Q का वैल्यू कितना, 18 दिन। अब Q को कितना लगेगा, 18 दिन लगेगा, लेकिन कितना काम करना है, 2/3। मतलब ये पूरे काम को करेगा कितना, 18 दिन में, और 2/3 करना है, सॉरी कितना करना है, हाँ 2/3 करना है, 2/3 करना है, करवा लो। 2 बाई कितना, थर्ड, तो आप कैलकुलेट कर लोगे कितना, तो 6 दूनी कितना, 12 डेज में आपका 2/3 काम कर लेगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना, ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, हम आसानी से इन प्रश्नों को बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ए से बी तक बाड़ा की चाल से, देखो मान लो सपोज करो कि यहाँ पर ए है, इधर से गया किस चाल से, 12 किलोमीटर पर घंटा, और ये बी है, यहाँ से किस चाल से आया, 18 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट सा टाइप है, ठीक है, क्योंकि हमेशा औसत चाल पूछता पूछता और वही पूछ रहा है पूरी यात्रा की औसत चाल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि जब वापस लौट जाए, जैसे आप बाढ़ से मोकामा जाते हो, हम लोग के बीच का रेलवे स्टेशन है, बाढ़ से आप किसी स्थान पर गए और वहां से मोकामा से लौटकर फिर बाढ़ आ गए, ठीक है, पुनः उसी स्थान पे आ गए, मतलब जैसे ही उस स्थान पर वापस आ जाओगे तो औसत चाल का फॉर्मूला लगेगा, क्या, तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या लगता है, तो आपका एक फॉर्मूला होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस कितना, वाई, जहां x बराबर क्या है, तो जाने वाला ये जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है, x का मान, और ये जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है, y का मान, है ना। जाने वाले चाल को x बोलते हैं, आने वाले चाल को y बोलते हैं, पुट कर लो, ठीक है, और बटे में कितना, 30, आप कैलकुलेट कर लोगे 6 से 3 टाइम्स में और कितना 5 टाइम्स में, यानी आपका 72/5 हो जाएगा, यानी इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ऑप्शन नंबर कितना, ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो बहुत आसान है और सिंपल भी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्या कह रहा है, एक चोर पुलिस को कितना बजे देखता है, मान लो यहाँ चोर है, ठीक है, कितना बजे, 8 बजे देखा, किस चाल से भागा, तो 50 किलोमीटर कितना पर घंटा की चाल से, ठीक है, और फिर कितना बजे निकलता है, एक पुलिस जो है वो किस चाल से, ठीक है, ये थीफ था, और पुलिस जो है कह रहा है कि किस चाल से, 65 किलोमीटर की चाल से पीछा करता है, कितना बजे, तो आपका दिया हुआ है कितना बजे, 9:30 बजे। तो पहले आप सोचो, खुद बुद्धि लगाओ, दिमाग लगाओ कि पहले कौन भागा, पुलिस कि चोर, तो चोर कितना देर भागा, तो 1.5 घंटा भागा, आपको टाइमिंग में दिख रहा ना कितना, 1.5 घंटा भागा, तो 1.5 घंटा भागेगा और इसकी चाल अगर इतनी है तो कुछ तो दूरी तय करेगा, करेगा ना, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, कौन भाग रहा है, थीफ, ठीक है, थीफ द्वारा कितना आवर, 3/2 आवर में तय दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है, तो चाल, ठीक है, इसका चाल कितना था 50, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने क्या, तो दूरी बराबर, तो चाल गुने समय, समय कितना है, तो 3/2, 3/2 कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना, 25 दिया कितना, 75 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। अब देखो क्या हुआ कि यहां से ये चोर जो है भागकर कितना दूरी तय कर लिया, तो 75 किलोमीटर, और जैसे ही 75 किलोमीटर दूरी तय कर लिया तो यहाँ पर पहुंच गया क्या, थीफ, और यहाँ पर रहा क्या, तो अब आपका यहाँ पर रहा पुलिस, अब क्या करेगा, पुलिस पीछा करेगा, और हम लोग पढ़े कि जैसे ही दोनों व्यक्ति चलना प्रारंभ कर दे, तो अब हम लोग जैसे ही दोनों व्यक्ति चलना प्रारंभ कर दे
तो क्या होता है कि दोनों का जो चाल होता है वो जुड़ता है या घटता है। जुड़ता कब है? जब दो विपरीत दिशा में चलेगा, और घटता कब है? जब एक ही दिशा में चलेगा। तो हमसे क्या कह रहा है कि अब जो है 9:30 में जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो थाने से कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। देखो यहाँ दूरी पर ही पकड़ रहा है ना? तो अब देखो क्या कर रहा है, थाने से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। तो सबसे पहले आप ये निकालोगे कि चोर को पकड़ने में लगा समय कितना। तो अब आपको क्या निकालना है, समय। समय बराबर क्या, दूरी। दूरी कितना बन गया, तो जो दोनों के बीच का गैपिंग हुआ यानी कितना, तो 75। और चाल क्या होगा, कैसा चाल, चूंकि दोनों चल रहा है तो पुलिस का भी नहीं और ना तो चोर, किसी एक का चाल नहीं लिखेंगे बल्कि दोनों का सापेक्ष चाल लिखेंगे। यानी कितना, तो 65 में 50 गया यानी कितना, तो आपका 15। तो मतलब अब समय कितना लगा, 5 घंटा। और 5 घंटा लगा तो 5 घंटा लगा तो 5 घंटा किसके लिए लगा, तो पुलिस के लिए लगा। और चोर कितना समय भागा, तो चोर जो है ना वो 5 घंटा तो दोनों मिलकर भागा, और चोर शुरू में 1.5 घंटा अकेले भागा। तो किसी से आप निकाल सकते हो, आपका निकल जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है पुलिसकर्मी चोर को, और यहाँ से, तो यहाँ से पुलिस को कितना समय लगा, 5 घंटा। तो हम लोग निकालेंगे पुलिस द्वारा, ठीक है, पुलिस द्वारा तय दूरी। और दूरी बराबर क्या होगा, पुलिस का चाल कितना, तो 65 और इंटू कितना 5, हम लोग गुना कर लेंगे, है ना, कितना 300 और 25। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 325 किलोमीटर। कितना, इतना किलोमीटर। आप खोज लो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लो। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, तो आपका 19 नंबर पे। 19 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में, देखिए नाव धारा की दिशा में कितना किलोमीटर दूरी जाता है, 9 किलोमीटर जाता है। और कह रहा है कि आपका जो है वापस लौटने, तो आप सोचो कि एक बार अगर आप धारा के दिशा में चले गए, ठीक है, तो वापस जो लौटोगे वो क्या होगा, ऑलवेज धारा के विपरीत दिशा में होगा, है ना। एक बार अप स्ट्रीम में जाएंगे तो वापस आने टाइम डाउन स्ट्रीम ही होना है, ठीक है। तो एक बार गया और कितना था, 9 किलोमीटर, तो वापस भी आएगा तो कितना, 9 किलोमीटर। मतलब पहला बार गया और दूसरा बार क्या हुआ, आया, ठीक है। पहला बार जब आया तो आने जाने में टोटल कितना लगा, 2 घंटे। और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। तो देखो अगर जाने वाले में, सपोज करो मान लेते हैं जाने वाले में धारा की दिशा में जाएगा, तो धारा की दिशा में क्या होता है, चाल आप सोचो, धारा की दिशा में आपका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, तो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग वहां पर क्या बोलते हैं कि नाव की चाल, ठीक है, और प्लस धारा की चाल क्या होती है, तो आप बोल सकते हो कि नाव और धारा की चाल जो होती है वो दोनों की चाल जुट जाती है, ऐड होती है ना। लेकिन वही चीज क्या होता है, जब विपरीत दिशा में आएंगे तो बोलते हैं ना कि जब धारा के विपरीत चलते हैं तो स्पीड घट जाता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, हम इधर से आ रहे हैं और धारा हमको इधर ढकेल रही है, तो हम दोनों का चाल क्या होता है, घट जाता है। किसका किसका, हम दोनों का मतलब किसका, नाव और धारा, है ना। तो घट जाता है किसके बराबर, तो समय के बराबर, क्योंकि दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल से क्या निकलेगा, समय। कैसा समय, टोटल समय। अब देखो इसमें दिया हुआ था, किसका चाल दिया हुआ है, धारा की गति दिया हुआ है कितना, 6। हमसे पूछ क्या रहा है, नाव की चाल। तो नाव की चाल नहीं दिया हुआ तो क्या मान लेंगे, x। तो 9 बटे x प्लस कितना 6, और यहाँ पर कितना x माइनस कितना 6, किसके बराबर 2। अब जब भी ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा तो आप ऑप्शन पे चले जाना, कौन सा ऐसा ऑप्शन उठाएं कि दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए। तो जैसे ही आप बाय ऑप्शन 12 घटाओगे तो आप सोचो यहाँ कितना, अगर आप जैसे ही 12 रखोगे तो 12 अच्छी कितना 18, तो आपके दिमाग में चल रहा है कि 9 बटे 18 मतलब कितना 1/2 आवर, है ना। और यहाँ पर जैसे ही 12 रखोगे तो कितना आ जाएगा 6। तो आप बोलो कि आप 9 बटे 6 होगा तो कितना प्लस कितना, तो आपका 3/2 यानी हाफ आवर इधर और आपका 1.5 आवर की ओर, तो दोनों किसके बराबर, तो जिसमें LHS RHS इक्वल हो जाए वो वाला ऑप्शन सही होगा। तो आप इजीली बोल सकते हैं यहाँ से कि बाय ऑप्शन कितना, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल। और नाव धारा ना बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है, जबकि रियलिटी में इससे आसान तो कोई चैप्टर ही नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आप
जब भी अगर दिक्कत हो तो क्लासेस में आप आइए और जब भी हम लोग बैच में पढ़ाएँगे तो उसको पढ़ लीजिए, तो आपके लिए वो चैप्टर बहुत ही आसान, 1 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट होगा और एक बार जब मैं पढ़ा दूँगा, कभी लाइफ में इस चैप्टर को नहीं भूलोगे, बस टाइम टू टाइम आप रिवीजन करते रहना। चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न पे और लास्ट प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची जाती है, ठीक है? दोनों का एसपी क्या है? देखो, दोनों का एसपी क्या है? नहीं दिया हुआ, क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे, ठीक है? और कह रहा है एक को 20% लाभ और एक को 20% हानि पर बेची जाती है। तो आप पढ़े हो परसेंटेज में, जब एक वस्तु पर लाभ हो और एक वस्तु पर हानि हो और दोनों का क्या हो? दर इक्वल हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? केवल और केवल हानि होता है और हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? आर स्क्वायर बाय 100, यानी यहाँ पर क्या होगा? टोटल 4% की क्या होगी? हानि होगी, टोटल दोनों सौदे पर, ठीक है? और ऐसा जब होता है तो रुपया में कितना होता है? 18 रुपये का। तो दोनों का देखो सीपी पूछ रहा है। अब इस प्रश्नों को हम चाहेंगे तो 2-3 तरीके से बना सकते हैं। कैसे? हमसे सीपी पूछ रहा है, हम मान लेंगे ये आपका टोटल सीपी, ठीक है? टोटल सीपी मान लेंगे कितना? कितना? तो यहाँ पर हम एसपी को नहीं मान के, ठीक है? अब जब प्रोसेस से बनाते हैं तो एसपी को एक्स मानते हैं। हम जो है टोटल सीपी को ही मान लिए कितना? एक्स मान लिए, ठीक है? अब देखो, ये जो 4% की हानि हुई वो किस पर हुई? टोटल पर। तो मान लो उस क्रैमुल एक्स था और 4% का हानि हुआ और रुपया में टोटल हानि कितना हुआ? 18। तो हम लोग परसेंटेज वाला हानि को किसके बराबर कर लेंगे? रुपया के बराबर कर लेंगे। तो आप काट सकते हो कितना बार में? 25 बार में, यानी एक्स का वैल्यू कितना? 25 गुने 18 यानी कितना? 450। तो देखो, आप बाय ऑप्शन से बना सकते हो कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें जोड़ने पर आपका कितना वैल्यू आता है? तो टोटल सीपी, क्योंकि सीपी ही पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो टोटल सीपी किसमें जोड़ने पर 450 आता है? तो आप इसको जोड़ोगे तो कितना? 470 होगा, जो कि नहीं होगा। इसको जोड़ोगे तो आप जोड़ लो 200, 200 कितना? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। एक इकलौता आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है, जिसको जोड़ोगे तो किसके बराबर? 450 के बराबर होगा। ये तो था पहला मेथड, ठीक है? आप इसको नोट डाउन कर लो, तो मैं दूसरे मेथड को भी बताता हूँ, ठीक है ना? तो चलिए, हम लोग दूसरा मेथड भी देखेंगे, बाय प्रोसेस। देखो, बाय प्रोसेस आप कैसे बना सकते हो, ठीक है? बाय प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का कह रहा है कि दोनों का एसपी इक्वल है, समान मूल्य पर बेची जाती है, यानी एसपी को क्या मानेंगे? तो एसपी को कितना मानेंगे? एक्स मान लेंगे। अब पहला वस्तु और प्रत्येक का एसपी, इस चीज का याद रखना, किसका? तो प्रत्येक एसपी, ठीक है? अब पहला को क्या किया गया? तो 20% लाभ पर, तो ऊपर में 100 और नीचे में कितना? 120। दूसरा को क्या किया गया? 20% हानि पर, तो ऊपर में कितना? 100 और नीचे में कितना? 80। अब दोनों को जोड़ देंगे तो बोल सकते हैं ये जोड़ने पर दोनों का एसपी हो गया। और हानि के कंडीशन में आप देखो, ये हम लोग ऐसे जब किए तो एसपी क्या चीज में बदल गया? सीपी। ये पहला का सीपी, ये दूसरा का सीपी। तो आप जानते हो कि हानि की कंडीशन में सीपी इज ग्रेटर देन क्या होता है? एसपी। और सीपी में अगर एसपी को घटा देंगे तो किसके बराबर होगा? तो हानि के बराबर होगा। तो हम लोग यही काम करेंगे कि दोनों का सीपी कितना? इतना, और एक का एसपी कितना? अगर x है तो दोनों का एसपी कितना? 2x। तो आप बोलोगे कि टोटल सीपी में अगर टोटल एसपी को घटा देंगे तो किसके बराबर होगा? तो टोटल हानि के बराबर होगा, यानी कितना? 18 के बराबर। अब आप इसको हल कर सकते थे, नॉर्मली हल कर लोगे तो कितना बार में? 5 6 5 4। तो यहाँ आप हल कर सकते थे कितना? तो आपका हो जाता कितना? 12। और यहाँ हो जाता कितना? आपका हो जाता 25x माइनस कितना? 2x का वैल्यू 18। तो ये उधर चल जाएगा और इसमें घट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 18 इंटू 12, यानी कितना? 216। अब देखो, x आपने क्या माना था? तो x हमने एसपी माना था, लेकिन पूछ क्या रहा है? क्रैमुल यानी सीपी। अब सीपी कैसे निकलेगा? तो इस x का वैल्यू या तो इसमें यहाँ पुट कर दो तब भी निकल जाएगा, या तो यहाँ पुट कर दो, तो कहीं से हम निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों का पूछ रहा है तो यहाँ जब पुट करोगे तो सीपी देखो कैसे निकलेगा? 216 को एक गुना कर दोगे कितना? 5/6 से, ये फर्स्ट का सीपी। और दूसरे का सीपी कैसे निकलेगा?
तो 216 को कितना से आप 5/4 से गुना कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ कर दोगे तो आ जाएगा कितना 270 और यहाँ कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका कट जाएगा 180। तो बिल्कुल आपका ऐसे भी निकल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और मेरा उम्मीद है कि अगर आप रेगुलर इस 20 क्वेश्चन को अगर रेगुलर वे में रोज नया-नया 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आएगा, अगर बनाते रहोगे तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा और 2-3 महीना में मैथ निश्चित तौर पर इतना अच्छा हो जाएगा कि किसी भी कॉम्पिटिशन के में एसएससी हो, रेलवे हो, एसएससी जीडी हो, बीएसएससी हो, आप 100% प्रश्नों को बना सकते हैं, ठीक है। तो आप रेगुलर बनाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली हमारे इस चैनल को लाइक भी करें, वीडियो को भी लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो, मैं बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ कि शेयर करो, ये करो, वो करो, लेकिन जब आपको अच्छा लगता हो तो काइंडली शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमको कैसे पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा कि नहीं? तो आप जितना ज़्यादा लाइक और शेयर करोगे, तो मुझे पता चलेगा कि आपका रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो आपके लिए रोज़ अच्छा-अच्छा कंटेंट हम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, ज़िंदगी में आप खूब तरक्की करें और खूब आगे बढ़ें। ओके? थैंक यू।